Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about the important topic of Indian foreign policy as well as international relations called NAM. तो आज हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में डिटेल्स जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. तो देखते हैं. After the Second World War, the international system came to be dominated by two superpowers, the United States of America (USA) and the erstwhile Soviet Union, known officially as Union of Soviet Socialist Republic (USSR). These two superpowers tried to influence the other countries militarily, economically, as well as ideologically. अब क्या देखते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में दो सुपर पावर्स की उद्भावन देखी गई. ओके, टू सुपर पावर्स इमर्ज हुए. कौन कौन से? एक तरफ था यूएसए अमेरिका और दूसरी तरफ का सोवियत ब्लॉक जो है वो है यूएसएसआर, जो रशिया हम अब कहते हैं. तो ये दो सुपर पावर्स में कौन इंटरनेशनल सिस्टम को कंट्रोल करेगा, इसमें लड़ाई हो रही थी, जो डोमिनेटेड हो रही थी. ओके, सो ये जो सुपर पावर्स है वो चाहते थे कि उसके इन्फ्लुएंस है, मिलिटरीली हो या इकोनॉमिकली हो एज वेल एज आइडियोलॉजी, मतलब जो उसका थ्योरी है वो सारे देश मानकर चले और उससे प्रभावित हो, और उस थ्योरी को सारे देश मानकर चले. उस थ्योरी, उसके जो इकोनॉमिक पावर है, उसके जो मिलिट्री पावर है, उसे सब समझ के चले. ऐसा हर कंट्री जो दो ब्लॉक्स थी वो चाहते थे कि सारे स्टेट किसी ना किसी ब्लॉक के अंदर आ जाए. ओके, नेक्स्ट. So as a consequence, the world became bipolar and an intense bloc politics where the two superpowers were engaged in building their own blocks emerged. So इसके फलस्वरूप क्या हुआ? इसके as a result जो हुआ, जो हमारा वर्ल्ड सिस्टम है वो बाइपोलर हो गया, दो मेन पोलर में डिवाइडेड हो गया, और वो हर ब्लॉक चाहता है कि वो एक सुपर पावर के तौर पर उभर कर आए और वो अपना एक अच्छा ब्लॉक बनाए और उस ब्लॉक की तरफ सारे स्टेट समर्थन लाए और खींचे चले हैं. सारे स्टेट्स उस ब्लॉक को मान के चले और अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनाने की कोशिश करें. This led to mutual distrust, hatred and sharp rivalry between the two superpowers. इससे क्या हुआ? म्यूचुअली डिस्ट्रस्ट हुआ, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे. हेट्रेड हुआ, दोनों स्टेट्स के, दोनों सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई हुआ. शार्प राइवलरी हुआ, दोनों में दो सुपर पावर्स में एक डिस्टेंस क्रिएट हो. So next, the USA, in order to counter the spread of communism, encouraged West European nations to create North Atlantic Treaty Organization (NATO), a military alliance in 1945. जो USA है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाह रहा है, और दूसरी तरफ है सोशलिस्ट कंट्री, जो सोशलिस्ट ब्लॉक यूएसएसआर, और वो चाहता है कि कम्युनिज्म ना स्प्रेड हो. कम्युनिज्म को स्प्रेड को रोकने के लिए यूएसए ने एक मिलिट्री, एक ब्लॉक, एक अलायंस बनाया जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (NATO), जो 1949 में एस्टैब्लिश्ड हुआ. नेक्स्ट, द सोवियत यूनियन countered the NATO by forming the Warsaw Pact, another military alliance of East European nations. So यूएसए ने बनाया कम्युनिज्म को काउंटर करने. सोवियत यूनियन ने क्या किया? उसने भी कैपिटलिज्म को काउंटर करना था, वो भी एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहते थे ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स को लेकर 1955 में, जो वार्सो पैक्ट के नाम पर जाना जाता है. ओके, next, the world was sharply divided into communist part and what the American calls the free world. So जो वर्ल्ड सिस्टम है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई. एक तरफ कम्युनिस्ट पार्ट है जो यूएसएसआर को हम कहते हैं मार्क्सिस्ट पार्ट, एंड अमेरिकन जो है, जो कैपिटलिज्म है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, सो इसे हम अमेरिकन कहते हैं फ्री वर्ल्ड. ओके, सो ये दो सुपर पावर, सुपर ब्लॉक में डिवाइडेड हो गए वर्ल्ड सिस्टम. ओके, next, a parallel line of thought opposing this bipolar nature of the world was also evolving after the Second World War. Some developing nations defined the call of superpowers to join their blocs and nurture the dream of a world free of bloc politics and the intense political tension associated with it. Some newly independent nation states showed greater inclination to maintain their autonomy outside bloc politics.
क्या हुआ, आफ्टर 2 ब्लॉक में डिवाइडेड हो गया वॉल। अब धीरे धीरे 1945 के बाद कॉलोनियलिज्म खत्म हो रही है और न्यू कॉलोनिज्म का उद्भावन से पहले वो सारे स्टेट फ्री हो रहे हैं। सो जो स्टेट फ्री हो रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड सिस्टम है, ये जो बाइपोलर नेचर है, वो खत्म हो जाए। और वो चाहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अपोजिट एक आइडिया लेके जाते हैं, जो सोवियत यूनियन के साथ भी नहीं जाता, जो कम्युनिस्ट सॉरी जो कैपिटलिज्म के साथ मतलब यूएसए के साथ भी नहीं जाता, एक अलग लाइन ऑफ थॉट लेकर आते हैं। और वो चाहते हैं कि वो जो नेशंस इंडिपेंडेंट हुए हैं, वो चाहते हैं ये वो कोई भी ब्लॉक के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। एक और वो चाहते हैं ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड दो स्टेट्स में दो पॉलिटिक्स में विभाजित हो गया है, उसे खत्म करना चाहते हैं। और एक जो टेंशन है उसे हटाना चाहते हैं। और चाहते हैं जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट है, वो चाहते हैं एक ऑटोनॉमी, ब्लॉक पॉलिटिक्स से बाहर एक ऑटोनॉमी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ओके, prominent among these newly independent developing countries was India. इनमें से बहुत जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया, जो 1947 में जो इंडिपेंडेंट हुआ, वो एक प्रोमिनेंट कंट्री के तौर पर उभर कर आया है, which rejected the idea of joining any bloc after the Second World War. तो इंडिया जो है वो नहीं चाहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि वो इंडिया किसी भी ब्लॉक के अंदर जाए, समा जाए, वो नहीं चाहते थे। ओके, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अपोज टू मिलिटरिज्म। जो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, वो नहीं चाहते थे कि हम कोई किसी भी मिलिट्री अलायंस या मिलिट्री पावर के ऊपर फोकस करें। सो किसी भी मिलिट्री ब्लॉक के साथ वो ज्वाइन करना नहीं चाहते और रिजेक्टेड कर दिया और एक अलग लाइन ऑफ थॉट बनाना चाहते थे। So next देखते हैं, Nehru was joined by Indonesian President Sukarno and Egyptian President Nasser, and they endeavored to create a world free of bloc politics and military alignment. So Nehru इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो के साथ और इजिप्शियन प्रेसिडेंट नासिर के साथ ज्वाइन किया, और वो तीनों मिलकर चाहते थे एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पर वर्ल्ड किसी भी ब्लॉक के अंदर डोमिनेटेड ना हो, एक फ्री ब्लॉक पॉलिटिक्स हो, और वहां पर मिलिटरीली अलाइनमेंट या मिलिटरीली कोऑपरेशन या मिलिटरीली कोई सिस्टम ना हो, ऐसा सिस्टम वो चाहते थे। ओके, सो ये उनका ख्वाब था। ओके, सो उन्होंने वैसा ही किया। नेक्स्ट देखते हैं कैसे नेम का ओरिजिनेट हुआ, देखते हैं। द आइडिया ऑफ ए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट was conceived at the Conference of Afro-Asian Countries held in New Delhi in 1947. 1947 में आफ्रो एशियन कंट्रीज में जो दिल्ली में हुआ था, वहां पर मतलब हम इंडिपेंडेंट हुए, और इंडिपेंडेंट होने के बाद जो आफ्रो एशियन कंट्रीज को लेकर, अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जो न्यू दिल्ली में 1947 में हुआ था। वहां पर नॉन अलाइनमेंट के आइडिया को पहली बार लाया गया। ओके, After India gained independence from British rule, it decided not to join any power blocks. India independent होने के बाद ठीक किया कि मैं किसी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स के साथ नहीं ज्वाइन करूंगी। Jawaharlal Nehru, the first prime minister, took the initiative to encourage these Afro-Asian nations to fight against the evils of colonialism, imperialism, domination. So नेहरू ने डिसाइड किया, जो ये अफ्रीकन स्टेट्स हैं एंड एशियन स्टेट्स हैं जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, वो कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध, इंपीरियलिज्म के विरुद्ध एक ऐसा डोमिनेशन के जो उनका जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको हटाकर एक नया सोर्स बनाना चाहते थे। ओके, सो फाइट किया उस इविल्स के विरुद्ध। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म नॉन अलाइनमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय नेहरू इन ए स्पीच ही डिलीवर्ड इन 1954 इन कोलंबो, श्रीलंका। सो नॉन अलाइनमेंट का जो वर्ड है, ये वर्ड नेहरू ने 1954 में कोलंबो, श्रीलंका में कॉन्फ्रेंस हुई थी। सो वहां पर वो नॉन अलाइनमेंट वर्ड को फर्स्ट यूज किया था नेहरू ने। ओके, सो एक स्पीच दिया था, वहां पर वो नॉन अलाइनमेंट शब्द को पहली बार बताया था 1954 को श्रीलंका, कोलंबो। ओके, अब देखते हैं डिटेल्स। Okay, so NAM took a proper shape at the Bandung Conference of Afro-Asian countries held in Indonesia. So ये NAM का जो प्रोसेसिंग शुरू हुआ 1947 में, आफ्टर 1947 में, हाँ ओके, Afro-Asian countries के कॉन्फ्रेंस में। अब 1955 में जो बांगडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ, एक प्रॉपर शेप लेने की कोशिश की। ओके, so ये जो NAM है ये प्रॉपर शेप कब लिया? 55 में जब बांगडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ Afro-Asian countries को लेकर, वहां
Okay, the attending 29 nations declared their wish not to get involved in the Cold War and adopted a declaration on promotion of world peace and cooperation. So 29 countries जो अभी इंडिपेंडेंट हुई थी या इंडिपेंडेंट है, वो चाहते थे कि ये जो कोल्ड वॉर का सिचुएशन है आफ्टर 45, इसको हटाकर एक शांति, एक कोऑपरेशन की वातावरण वो चाहते थे, एक पीस एग्रीमेंट के तौर पर इस नैम को उभर कर आया. सो वो चाहते थे, ये 29 स्टेट्स चाहते थे, वो किसी भी ब्लॉक के साथ अलायंस नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे और एक वर्ल्ड को पीस और कोऑपरेशन के थ्रू प्रमोशन करेंगे. नेक्स्ट है, after Bandung, it took 6 more years to arrange the first non-alignment summit in Belgrade, the capital of former Yugoslavia, in 1961. So 1961 में after 55 मतलब 6 years बाद एक first summit जो non-alignment का वो first summit हुआ बेलग्रेड में. Okay, meanwhile erstwhile Yugoslavian President Josip Broz Tito expressed his support to the non-alignment movement and invited the non-aligned countries to organize their first summit in Belgrade. So Tito जो है जो टीटो है यूगोस्लाविया का प्रेसिडेंट, उन्होंने सबको इनवाइट किया जो non-alignment movement में ज्वाइन होना चाहते हैं वो आइए और यहाँ पर एक फर्स्ट समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा. ओके, next, the 25 countries participated at the Belgrade summit. 29 countries support किया इसको और 29 countries यहाँ पर participate किया बेलग्रेड में. Okay, the basic thrust to the first non-alignment summit was on peace, socio-economic development of the underprivileged countries and disarmament of the world. So ये जो first summit था, इसका main उद्देश्य जो था, जो एम था, वो था पीस मेंटेन करना, शांति लाना, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तो सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप करना, और जो अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज है हमारे, उसको अंडर प्रिविलेज जो कंट्रीज है डिसआर्मामेंट करना, जो अंडर प्रिविलेज जो प्रिविलेज नहीं है कंट्री उसको और डेवलप करना, और जो डिसआर्मामेंट आर्मामेंट को खत्म करना, आर्म्स को ना बनाना. ओके, next, the summit set 5 conditions mainly based on the Panchashil for a state to become a member of the non-alignment movement. These are followed. So इस बेलग्रेड समिट में बताया गया कि 5 जो कंडीशंस के बारे में बताया गया, जो पंचशील है, जो इंडिया और चाइना के बीच में 54 में साइन हुआ था, उसके बेसिस पे 5 कंडीशंस रखा गया. जो भी स्टेट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का या नैम का मेंबर होना चाहता है उसे मानना होगा. क्या क्या है? फर्स्ट है, a state willing to join the NAM must formulate an independent foreign policy aimed at establishing mutual cooperation among the nation states. जो NAM में ज्वाइन करना चाहते हैं उसे एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना होगा, मतलब वो किसी स्टेट्स का अंदर नहीं रह सकता है, वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएगा और म्यूचुअली कोऑपरेट करके वो नेशन स्टेट के साथ रहेगा. नेक्स्ट है, इट शुड सपोर्ट द इंडिपेंडेंट एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ एवरी नेशनलिटी. हर स्टेट इंडिपेंडेंट है, वो अपने देश में कुछ भी रूल्स रेगुलेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन वो डिटरमाइन कर सकते हैं, वो क्या रूल चाहते हैं क्या नहीं चाहते. ओके, नेक्स्ट है, इट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी मिलिट्री अलायंस क्रिएटेड आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ बिग पावर्स. वो नहीं चाहते, वो किसी भी मिलिट्री अलायंस के पार्ट नहीं हो सकते जो नैम के मेंबर होना चाहते हैं. ओके, नेक्स्ट है, इफ इट एंटर्स इनटू एनी बायलैटरल रीजनल मिलिट्री अलायंस सच एग्रीमेंट और अलायंस मस्ट नॉट बी क्रिएटेड आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द बिग पावर्स. वो अगर किसी रीजनल मिलिट्री अलायंस या कुछ भी रीजनली मिलिट्री अलायंस के साथ ज्वाइन करना चाहते, वो जो मिलिट्री अलायंस होगी वो किसी बिग पावर के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस तौर पर नहीं उभर कर आ सकते. ओके, नेक्स्ट है, इफ इट अलाउज एनी फॉरेन मिलिट्री बेस ऑन इट्स सॉइल. अगर कोई देश अपने जो मातृभूमि पर फॉरेन मिलिट्री को लाने में और उसके आंदोलन में हेल्प करे, सच बेस मस्ट नॉट बी क्रिएटेड आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ बिग पावर्स. सो वो किसी भी बिग पावर्स को नहीं जगह दे सकते अपने एरिया में कि आप आइए और मेरे जगह से लड़िए. सो ये नहीं हो सकता. ओके, ऐसा रूल ही नहीं है. नेक्स्ट है, देखते हैं, The non-alignment movement NAM is a forum of 120 developing world. अभी 120 states इसका member है that are not formally aligned with against any major power bloc. ये कोई power bloc के विरुद्ध नहीं है. After the United Nations, it is the largest grouping of state worldwide. वर्ल्डवाइड सबसे बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसके अंदर 120 स्टेट्स हैं, मेंबर्स हैं, और 17 स्टेट्स है जो ऑब्जर्व करते हैं नैम को.
और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो मेंबर है नैम के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है इसका। ओके, जो तो नैम है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट को लेकर। ओके, हैज नो फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका कोई फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही नहीं है। इट कंसिडर्ड इटसेल्फ टू बी अ नॉन हायरार्किकल इन नेचर एंड नो कंट्री एंजॉयज एनी स्पेशल प्रिविलेज हियर। सो एक नॉन हायरार्किकल बॉडी है, यहाँ पर कोई भी स्टेट ज्यादा पावर या कम पावर नहीं मतलब नहीं भोग कर सकते। ओके, नहीं पा सकते। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशन एज मेनी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन डू। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन नैम के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर सारे स्टेट्स इक्वल है, किसी भी स्टेट को ज्यादा पावर नहीं दी जाती है। ओके, नेक्स्ट मेंबर्स शेयर द डिफरेंट समिट्स बाय ऑफिशियल रोटेशन। ओके, जो मेंबर्स का जो समिट होता है वो ऑफिशियली रोटेट होता है। ओके, द हेड ऑफ द स्टेट और द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री व्हेन नैम समिट इज हेल्ड बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ द नैम फॉर द नेक्स्ट 3 years। जो हेड ऑफ द स्टेट, हमारे देश के प्रधानमंत्री या किसी देश के राष्ट्रपति जो हेड है, गवर्नमेंट के हेड है, वो नैम समिट में आते हैं और वो चेयरपर्सन होते हैं नेक्स्ट 3 years कर लिए। सोचिए फर्स्ट समिट में बेलग्रेड हुआ। ओके, सो फर्स्ट समिट बेलग्रेड में हुआ, सो बेलग्रेड होस्ट किया, वो अगले 3 साल के लिए इसे होस्ट किया जाएगा। और टिल अ फ्रेश समिट इज ऑर्गेनाइज्ड इज अनदर कंट्री, जब तक एक फ्रेश समिट नहीं होती है तब तक वो चेयरपर्सन रहते हैं। Thus, the head of the state or the government of a new NAM summit take over new chairperson। जब तक नया NAM का समिट नहीं होता तब तक वही चेयरपर्सन रहते हैं। सो NAM एक ऐसा बॉडी है जहां पर 3 साल के बाद समिट होती है। ओके, अब देखते हैं ये है हमारे जो 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 जिन लोगों ने हमारे एस्टेब्लिश किया था नैम को, वो जवाहरलाल नेहरू, नासे, टीटो। ओके, सो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के जो जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और ये था नॉन अलाइनमेंट का लोगो। ये एक नया नॉन अलाइनमेंट का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नैम का लोगो है। देखते हैं नेक्स्ट एम और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। द एम क्या है, टू एलिमिनेट ऑल कॉजेस विच कुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीड टू वॉर। जो कॉज डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो युद्ध बुलाती है, ऐसे कारणों को एलिमिनेट करना, एकदम हटा देना। नेक्स्ट, टू बिल्ड न्यू, एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना, नया एक ऑर्डर एस्टेब्लिश करना इकोनॉमिकली। ओके, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है प्रोमोट साइंटिफिक कल्चर, जो साइंटिफिक कल्चर है हमारे उसको प्रोमोट करना। ओके, टू प्रिजर्व कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो हमारे कल्चर्स हैं, ट्रेडिशन है, उसे प्रिजर्व करना, उसे रखना, कोई फॉरेन कल्चर को एलिमेंट आकर हम पे हावी ना हो जाए, इसकी कोशिश करना। टू स्ट्रेंथन वर्ल्ड पीस, वो चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर पीस रहे। नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथन यूएन, यूनाइटेड नेशन को और पावरफुल करना। टू डिस्करेज रीआर्मामेंट, जो आर्मामेंट को बढ़ाने की जो कोशिश है उसे घट। ये है एम, नेम का, नैम का मेन मोटो, ऑब्जेक्टिव और एम, कुछ भी कह लो। 3 फीचर्स है। फर्स्ट फीचर है इट वाज अपोज एनी मिलिट्री अलायंस, ये किसी भी मिलिट्री अलायंस के साथ जाने की नहीं कोशिश करते, नहीं भी किसी भी अलायंस नहीं पसंद करते। इट अपोज रेसियलिज्म, जो रेसिज्म है उसे हटाना चाहता है, ये जो जाति भेद है वो उसे हटाना चाहता है। It meant active participation rather than passiveness। हर कंट्री एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, यही चाहता है पुलिस। नेक्स्ट है इट प्रोमोटेड इंटरनेशनल पीस, ये इंटरनेशनल स्तर पर जो पीस है, हार्मोनी है, उसे प्रोमोट करना चाहती है। ओके, नेक्स्ट समिट्स को देख लेते हैं। समिट्स, ओके, नैम का जो समिट्स है, फर्स्ट समिट हुआ था 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। 16 समिट हुआ था, जो 16 समिट हुआ, जो लास्ट समिट के बारे में हमको देख लेना चाहिए। सारे समिट्स को याद रखने की कोशिश बेकार है क्योंकि क्वेश्चन नहीं आती है। तो 16 समिट जो हुआ था वो 2012 में ईरान के तेहरान में हुआ था। 17 समिट हुआ था वेनेजुएला पोलामार में, और 18 समिट जो 2018 में हुआ था अजरबैजान में। सो इट इज द लास्ट समिट अकॉर्डिंग टू अस। 18 समिट 2018 में हुआ था, और जो 19 समिट है 2023 में उगांडा में होने वाला है। ये जो कंट्रीज है इसके, ओके, जिसके फ्लैग्स है। नेक्स्ट, सो अभी जो मेंबर
मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हुआ है. सो मेंबरशिप क्राइटेरिया ऑफ द मूवमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज. अभी अगर कोई स्टेट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट होना चाहता है तो उसे कुछ रूल्स फॉलो करना, क्राइटेरिया फॉलो करना होगा. क्या है? फर्स्ट, द कंट्री शुड हैव एडॉप्टेड independent foreign policy based on the coexistence of states with different political and social system on non-alignment, or it should have shown a tendency to favor such a policy. मतलब जो कंट्री होगा वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो बनाएगा ही बनाएगा, उसके साथ उसका एक पॉलिटिकली सोशल सिस्टम होगा उसका अपना, वो किसी भी और अलाइनमेंट के साथ या और ब्लॉक के साथ रिलेटेड नहीं होगा, और वो एक टेंडेंसी होगा उस पॉलिसी को फेवर करने के लिए. नेक्स्ट है, ए कंट्री इज क्वेश्चन शुड सपोर्ट नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन ए कंसिस्टेंट मैनर. वो अपने इंडिपेंडेंस को एस्टेब्लिश करेगा. अगर कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो उसे हेल्प भी करेगा. नेक्स्ट है, द कंट्री शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ मल्टीलैटरल मिलिट्री अलायंस कंक्लूडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट. ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कोई अगर मिलिट्री अलायंस है वो उसका मेंबर नहीं हो सकता. नेक्स्ट है, इफ अ कंट्री हैज अ बायलैटरल मिलिट्री एग्रीमेंट विद ग्रेट पावर और इट इज अ मेंबर ऑफ ए रीजनल डिफेंस पैक्ट, द एग्रीमेंट और पैक्ट शुड हैव नॉट बीन कंक्लूडेड डेलिबरेटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट. सो किसी भी मिलिट्री पावर के नहीं होगा और रीजनल डिफेंस के साथ कोई रिलेशंस नहीं होगा. If the country has guaranteed military bases on a foreign power, the concession should have not been made in the context of great power conflict. वो किसी भी military conflict में नहीं युक्त हो सकता. ऐसा conflict जो power block के साथ related हो, वो अपने लड़ सकता है अपने लिए, लेकिन किसी power block के लिए नहीं लड़ सकता. ये है rules and regulations non-alignment movement के लिए. So that's the lecture. Keep on watching and keep on learning. Thank you.